मैं कमी। यस, आइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए वैभव। थैंक यू मैम। वैभव कुमार, यस मैम। अपना परिचय दीजिए आप संक्षिप्त में। मैम मैं वैभव कुमार बैरवा, गांव मटलाना, तहसील लालसोट, जिला दौसा का रहने वाला हूं। मैंने प्रारंभिक शिक्षा गांव से की है और 10th लालसोट से की है और 12th जयपुर आदर्श नगर जयपुर से की है और जीआईटी सीतापुरा से मैंने बीटेक किया है। 2016 में आपने बीटेक किया है। यस मैम। उसके बाद अब तक क्या किया? कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते रहे हैं? यूपीएससी और आरपीएससी। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? आरपी ये आरएस में तो सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट। ओके, लालसोट से हैं आप, है ना? यस मैम। लालसोट का नाम लालसोट क्यों पड़ा है? मैम यहाँ एक पहाड़ी है तो वहाँ से लाल रंग का जो पत्थर बारिश के दिनों में जो लाल रंग का पत्थर है वो बह के आ जाता है नीचे शहर में, तो लाल स्रोत से लाल सोट पड़ा है। अच्छा, दौसा जिला कब बना? दौसा जिला 10 अप्रैल 1991। इसी डेट को कोई और जिले भी बने हैं क्या राजस्थान में? यस मैम। कौन कौन से? बारां और राजसमंद। 12 राजसमंद और दौसा तीनों एक साथ Yes. बने हैं। तो दौसा किस जिले से टूट करके बना है? जयपुर जिले की 4 तहसीलों से टूट के बना था और एक भरतपुर की तहसील थी। मैम कंफर्म नहीं है भरतपुर की थी या सवाई माधोपुर की, महुआ तहसील बाद में जोड़ी। सवाई माधोपुर, Yes. है ना? अच्छा, दौसा का हेला ख्याल बहुत प्रसिद्ध है। यस मैम। जानते हैं आप इस Yes, बारे में? ma'am. क्या है ये? हेला ख्याल मुख्यतः लालसोट का ही है प्रसिद्ध। इसमें क्या है, गणगौर दूसरी गणगौर को इसका प्रारंभ होता है और हाड़ौती और ढूंढाड़ संस्कृति का इसमें मिलन है। और इसमें जो हेला ख्याल है वो एक ऊंची टेर में आवाज़ से शुरू होता है और इसमें ढप, ढोल और नौबत आदि वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कैसे ऊंची टेर कैसे होती? आपने कभी देखा है इस ख्याल को? मैम मैं जब 9th कक्षा में पढ़ता था जब देखा था मैंने, तो पहले स्वर को थोड़ा लंबा खींच के बोलते हैं जैसे कोई एक शब्द? और ऐसे कुछ बोलते हैं आगे। अच्छा, और फिर जो भी है। प्रसिद्ध है ये? यस मैम। अच्छा, दौसा में और क्या क्या प्रसिद्ध स्थान हैं? ऐसे कौन कौन से स्थान हैं? मैम जो आभानेरी प्रसिद्ध है और चांदबावड़ी हर्षद माता है और मेहंदीपुर बालाजी है, पपलाज माता है और बंजारों की छतरी लालसोट की है। मेहंदीपुर बालाजी क्यों प्रसिद्ध है? वहाँ पे मेहंदीपुर में बालाजी हैं, बाल रूप में हनुमान जी का मंदिर है और वो स्वयंभू हनुमान जी हैं और आस पड़ोस के राज्यों से भी वहाँ पे लोग आते हैं पर्यटन के लिए। किस आस्था को लेकर के आते हैं वहाँ? मैम मुख्यतः तो वहाँ जादू टोने और भूत प्रेत से निजात पाने के लिए आते हैं लोग। बहुत सुना है कि भूत जिनको लग जाता है वो उतारते हैं मेहंदीपुर बालाजी। यस मैम। ऐसा आपने देखा है कभी ऐसा केस? मैम भूत होते हैं क्या? मेरे को तो नहीं लगता है मैम। तो फिर ये सब झूठ प्रपंच है? झूठ प्रपंच नहीं है मैम। एक तो जो स्थानीय लोगों की आस्था है वो आस्था के लिए ही आते हैं और उसमें जैसे कोई व्याधि वगैरह होती है या फिर कोई मानसिक परेशानी होती है उससे निजात मिल जाता है और उसमें लोगों की भी संतुष्टि है और मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन भी हो जाते हैं। चांद बावड़ी क्यों प्रसिद्ध है? चांद बावड़ी ये एक 13 मंजिला बावड़ी है जो यहाँ का स्थापत्य के लिए, ये जो चौकड़ी नुमा आकृति है ना उसकी वजह से, और इन पे नक्काशी भी की गई है इस वजह से प्रसिद्ध। अच्छा, आप मुझे बताएं वैभव, आप मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में हैं और किसी को भूत अंदर शरीर में भर रहा है। यस मैम। और ऐसे सुना भी तो है कि निकालने के लिए उसे पीटा जाता है, मारते भी हैं, प्रताड़ित करते हैं, शरीर को प्रताड़ना देते। यस मैम। उस समय में आप संबंधित परिवार से कुछ कहना चाहेंगे या मन में कुछ सवाल लिए हुए ही चल देंगे? मैम उस समय तो तत्कालीन तो कहने से तो भड़केंगे वो लोग, लेकिन मैं जैसे कोई समझदार आदमी लगता है तो मैं उनको कहूँगा कि इनको एक डॉक्टर की भी ज़रूरत हो सकती है। आप उनसे डॉक्टर से भी सलाह लें और इसकी ये भी काम कर लें, लेकिन डॉक्टर को भी दिखाएं, तो उससे क्या है कि जल्दी रोग ठीक होगा। और यदि कोई मानसिक रोग है और उस चक्कर में यदि उनको ज़्यादा होता है तो वो गलत रहेगा। आपकी आस्था है बजरंग बली में? मैम आस्था
इतना नहीं है, लेकिन वो है कि इसे सुबह उठ के हाथ जोड़ने जितनी आस्था तो है। अच्छा, बजरंगबली की कोई 2 विशेषता बताओ खास, जिन विशेषताओं को हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैम, एक तो उन्होंने जो राम मतलब आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, और माता सीता के लिए वो मतलब एक सेवा रूप में उन्होंने राम भगवान को रखा। तो उन्होंने उनको ही मतलब अपने कर्तव्य के प्रति परायण रहे हैं वो। चलिए, दौसा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार तो मैम कृषि ही है। कौन कौन सी कृषि होती है? रबी और खरीफ दोनों ही होती है मैम। फिर भी मुख्य फसल कौन सी है? मुख्य फसल तो बाजरा, गेहूं, सरसों। सरसों की कोई ऐसी किस्म है जो राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है उत्पादन की दृष्टि से? किस्म का तो याद नहीं। किस्म का ध्यान नहीं है। अच्छा, कोई नदी है दौसा में? हाँ, नदी है। कौन सी? एक तो बाणगंगा नदी है, और ढूंढ नदी है, जो मोरेल नदी भी थोड़ा जो यहाँ से जयपुर से निकलती है, लेकिन कुछ एरिया दौसा का भी उसमें। दौसा में कौन कौन से बांध हैं? मैम, रेडियो सागर, सैंथल सागर, और ये मोरेल सागर, जिसका भराव क्षेत्र दौसा में है। बाकी बांध तो सवाई माधोपुर में, और गेटोलाव है, और मैम याद नहीं। दौसा कौन से संभाग में आता है? जयपुर संभाग में आता है। और जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? मैम, संख्या तो शायद याद नहीं कर पा, लेकिन जयपुर और दौसा, अलवर, और आपने गोल्डन ट्रायंगल सुना? यस मैम। क्या है ये? गोल्डन ट्रायंगल के तहत ये आगरा, दिल्ली और जयपुर को जोड़कर पर्यटन सर्किट बनाया गया है। इससे जो आगरा का ताजमहल है, और जयपुर में आमेर और जयगढ़ आदि, इनको जोड़ा गया है दिल्ली से। दौसा का क्षेत्रफल कितना होगा? दौसा का क्षेत्रफल मैम 33-34 किलोमीटर है, 3341। आपका इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटी और कंटेम्प्रेरी इश्यूज में है। यस। अच्छा, ये बताइए, ऐसा इस समय कौन सा इशू है जो काफ़ी चर्चा में है? अभी विश्व स्तर पे या भारत स्तर पे, कोई भी आप बताइए। भारत स्तर पर तो सर, जो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव प्रक्रिया है वो चल रहा है, और खाद्य तेलों से इसको एक विशेष नाम से मतलब डिनोट किया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर के कुछ दलों का गठबंधन है। यस है ना? किस समूह के नाम से उसको जाना जा रहा है? गुप्कार गठबंधन के नाम। गुप्कार गठबंधन। इसमें कितने दलों के समूह हैं? सर, इसमें 7 समूह हैं। 7 समूह हैं। अच्छा, ये गुप्कार जो नाम है, ये कहाँ से नाम आया है? सर, 2019 में जो 370 हटी थी, उससे पहले 370 धारा 370 हाँ। अनुच्छेद 370 को बचाने के लिए वहाँ के स्थानीय दलों ने एक मीटिंग आयोजन की। नहीं, मीटिंग तो आयोजित की, लेकिन ये गुप्कार कहाँ से नाम आया? हाँ सर, जो फारूक अब्दुल्ला सर हैं, उनके निवास पे की गई थी, तो उनका निवास गुप्कार मार्ग पे है। अच्छा, तो गुप्कार मार्ग से ही गुप्कार ग्रुप बना है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का क्या नाम है? सर, अभी याद नहीं कर पा रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम सुना है आपने? हाँ, यस सर। ये कहाँ की पार्टी है? ये जम्मू कश्मीर की है सर शायद। किसकी पार्टी है? कंफर्म नहीं है सर। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। यस। अच्छा, वर्ल्ड लेवल पे अभी आपने देखा होगा इश्यूज आए हैं। थोड़ा सा इश्यू क्या आया हुआ है कि ईरान में नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। यस सर। है ना? क्या नाम है उनका? इब्राहिम रईसी नाम। इब्राहिम रईसी नाम है। ये कैसे माने जा रहे हैं? उदारपंथी माने जा रहे हैं या कट्टरपंथी माने जाते हैं? सर, ये थोड़ा कट्टरपंथी माने जाते हैं। अच्छा, कट्टरपंथी माने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारत का ईरान से संबंध किस प्रकार प्रभावित होगा इनके राष्ट्रपति बनने से? सर, एक नेतृत्व आने से विदेशी संबंधों को एक दिशा मिलती है, लेकिन और भी चीज़ें देखी जाती है। और जैसे केवल एक राष्ट्रपति के निर्णय से ही विदेश नीति निर्धारित नहीं होती है, और भारत एंगेजिंग इकोनॉमी है ईरान से, तो इस वजह से भारत संबंध। अच्छा, ये बताइए, ईरान के संबंध में जब इससे पहले जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, हसन रूहानी, तो उन्होंने ये वादा किया था कि हम ईरान पर से प्रतिबंध हटवाएंगे, और एक P5+1 वार्ता हुई थी ईरान। ये P5+1 क्या है? जो बड़ी इकोनॉमीज हैं 5,
वो और एक जर्मनी मिलके, इन्होंने मिलके एक ये P5 जो बड़ी इकोनॉमी है, कौन कौन से आते हैं उसमें P5 में? सर अमेरिका और यूके और फ्रांस और ब्रिटेन, जर्मनी। हाँ, सर यूके अच्छा। आ गए। अच्छा ये बताइए, यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन है कि नहीं है? ब्रिटेन अभी एग्जिट कर गया। एग्जिट कर गया। यस सर। इसको किसी नाम से जाना गया है, ब्रिटेन के एग्जिट को? ब्रेग्जिट नाम से जाना गया। ब्रेग्जिट नाम से जाना गया है। अच्छा ये बताइए कि भारत ने एक अभी ब्रिक्स सम्मेलन होता है, ये ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री आते हैं जो ब्रिक्स ग्रुप का गठन किया गया है? यस सर। जो इसमें आते हैं रूस, भारत और चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो ये ब्रिक्स ने एक बैंक का गठन किया है ना? यस। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? संघाई में है इसका मुख्यालय। संघाई में। इसके जो पहले हेड बनाए गए थे वो इंडिया से थे, उनका नाम बता सकते हैं आप? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, पॉलिटी में जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, यस सर, जैसे SC, ST, OBC, इनके लिए विशेष उपबंध किया गया है सेवाओं में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके लिए एक स्पेशल कमीशन का गठन किया गया है, यस सर, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यस सर। तो SC और ST और OBC के लिए जो विशेष संवैधानिक आयोग का गठन किया गया है वो किस आर्टिकल में किया जाता है संविधान के? सर SC ST के लिए तो SC के लिए 338 है और 338A है ST के लिए और 340 है OBC के लिए। अच्छा, तो ये OBC आयोग का जो संवैधानिक आयोग अभी बनाया गया या पहले ही बनाया गया था? अभी बनाया गया है सर। ये 103वां संशोधन है या 102 है, कंफर्म 103वां। अच्छा, संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोगों में क्या अंतर होता है? जिन आयोगों का उल्लेख संविधान में संविधान के किसी अनुच्छेद में है वो तो संवैधानिक आयोग है, और जो जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है वो संविधानेतर है। आप इस समय OBC आयोग के अध्यक्ष कौन है बता सकते हैं? सर अभी याद नहीं कर। ठीक है। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है? अस्त्र तो जो फेंक के जिनसे वार किया जाता है, और शस्त्र जिनको हाथ में लेके वार किया जाता दो एग्जाम्पल देंगे, 2 अस्त्र के और 2 शस्त्र के। है। अस्त्र तो एक त्रिशूल है और याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। मिसाइल अस्त्र में आती है, शस्त्र में? मिसाइल। शस्त्र। एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करना ही एजुकेशन। कितना महत्वपूर्ण है ये अभी हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में, हमारे समाज के लिए? मैम अभी कोरोना काल में और एक मॉडर्न युग में एजुकेशन का महत्व थोड़ा बढ़ गया है, और इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो अभी मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से उनका विकास हो सकेगा। और कोरोना काल में भी क्या हम इतने सक्षम हैं कि हम एजुकेशन पे शिफ्ट हो सके या पूर्णतः एजुकेशन को अपना सके हमारे देश में? यस मैम, सक्षम है, नो डाउट। आप मानते हैं सक्षम है? यस मैम। किस प्रकार? मैम भारत का जो IT क्षेत्र है वो काफ़ी मजबूत माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, और भारत में जैसे कि इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य भी किए जा रहे हैं। वाईफाई और लाईफाई क्या होता है ये? वाईफाई तो वायरलेस इंटरफेस होता है, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी होती है। लाईफाई लाइट हाँ। फिडेलिटी से कुछ है। क्या डिफरेंस है दोनों में? मैम वाईफाई में तो जो तरंगे हैं वो लाइट वेव्स यूज़ नहीं की जाती है, और लाईफाई में लाइट वेव्स को यूज़ किया जाता है प्रसारण। कौन सा बेहतर है दोनों में से? मैम इनमें स्पीड और एक सूचना को पहुंचाने की इंटेंसिटी के हिसाब से। CDMA और GSM 2 वर्ड हम सुनते हैं, ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? मैम जो मोबाइल नेटवर्क 2G आया था तो उसमें 2G में 2G के ही टाइप हैं, CDMA और GSM। या टेक्नोलॉजी के टाइप हैं? हाँ मैम 2G टेक्नोलॉजी में ही टाइप हैं ये। फुल फॉर्म बताएंगे GSM और CDMA का? मैम अभी याद नहीं कर पा रहा। चलिए, थैंक यू सर। लेकिन अभी याद चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आप एक जगह पर SDM लगे हुए हैं और आपके पास एक निमंत्रण आता है जहाँ पे आपको शादी में जाना है। वहाँ पे बाल विवाह हो रहा है और वो एक मंत्री के रिश्तेदार के यहाँ पर हो रहा है।
Yes, ठीक sir. है, और आपके पास शिकायत आती है कि वहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, चूंकि वो एक मंत्री के रिश्तेदार के वहाँ हो रहा है, तो आप सीधा वहाँ पर कार्रवाई नहीं कर सकते। आप पे एक नैतिक दबाव है, नैतिक दबाव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से आपके ऊपर राजनीतिक दबाव है कि आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? सर, बाल विवाह को रोकना एक मेरा एक प्रशासनिक कार्य भी है और एक नैतिक कार्य भी है, और राजनीतिक दबाव को सर प्रतिसंतुलित करना मेरी एक जिम्मेदारी होती है। और मंत्री जी को मैं डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन सर विवाह को रुकवा के या किसी अन्य परिस्थिति के आधार पे रुकवाने की कोशिश करूँगा। चूंकि मंत्री जी वहाँ पर उपस्थित है और उनके रिश्तेदार की शादी, रिश्तेदार के बच्चे की शादी है, तो आप कैसे रुकवा पाएंगे? मैं वो तरीका जानना चाह रहा हूँ जिसके माध्यम से आप उस बाल विवाह को रुकवा पाएंगे। सर, एक तो वहाँ स्थानीय जो थाना है उसको इन्फॉर्म करके और मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे जैसे पंडित जी वगैरह हैं उनको कन्विंस करूँगा और उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करूँगा, और बाल विवाह के जो दोष हैं उनके बारे में बताऊँगा उनको। अच्छा, बाल विवाह रोकथाम के लिए कोई कानूनी व्यवस्था है अपने देश में? यस सर, है। कौन सा कानून है जो बाल विवाह को रोकता है? सर, अभी याद नहीं कर पा रहा, लेकिन है, कानून है। अच्छा, आप ये बताइए कि बाल विवाह बालक किसको कहेंगे? सर, जो 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाएं तो 18 वर्ष से कम और 21 वर्ष से कम के बालक हैं, उनका यदि विवाह होता तो वो बाल विवाह की श्रेणी में। अभी बालक और बालिका के विवाह की उम्र है, उसको बराबर करने की चर्चा चल रही है। कुछ समय पहले Yes, की sir. बात है जो चर्चा चल रही है। यस सर। तो क्या आपका क्या मानना है कि लड़की की और लड़के की शादी की उम्र समान होनी चाहिए, या अभी जो व्यवस्था है वो उपयुक्त है? नहीं सर, समान होनी चाहिए। उससे क्या है कि जैसे लिंग भेद है, ऐसा माना जाता है कि लड़कियां जल्दी विवाह के लायक हो जाती है और लड़के लेट होते हैं, तो ये गलत है। ये भी एक लिंग भेद का ही प्रकार है। दोनों का विवाह की आयु तो समान होनी चाहिए। अच्छा, थैंक यू। आपके नाम का मीनिंग क्या है? वैभव का मतलब संपदा से है और समृद्धि से। समृद्धि से हैं। यस आपकी हॉबी है कबड्डी खेलना Yes, और ma'am. प्राणायाम करना। यस मैम। तो खेल में कबड्डी क्यों चुना आपने? मैम, कबड्डी एक तो जो हमारे गांव में काफ़ी फेमस थी उन दिनों, और मैंने स्कूल लेवल पे भी काफ़ी टूर्नामेंट्स में भाग लिया है, और अच्छे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस खेल के लिए कोई सहायक उपकरणों की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी भी खेल सकते हैं यदि खिलाड़ी हों। कबड्डी खेल के कैसा लगता है आपको? काफ़ी उत्साह से और मतलब एक खुशी। कब खेलते हैं आप कबड्डी? मैम, गर्मियों में तो शाम को खेलते हैं और सर्दियों में सुबह खेलते हैं। और अभी समूह मिल जाता है आपको ऐसे खेलने का? लोग मिल जाते हैं, आपकी टीम बन जाती है कबड्डी की? यस मैम, बन जाती है। अच्छा, और कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? मैम, प्लेइंग टीम में तो 7 होते हैं, 5 एक्स्ट्रा में होते हैं। कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है तब कभी सांस टूटी है आपकी? यस ऐसे मैम। आउट हुए हैं? हाँ, स्टार्टिंग में हो जाता था, मैं सांस टूटने की वजह से। अच्छा, एक साथ कितने खिलाड़ियों को आउट किया आपने? मैम, मैंने 4 खिलाड़ियों का आउट कर रखा है। मैक्सिमम 4 को एक साथ? यस मैम। वेरी गुड। प्राणायाम भी करते हैं आप? यस मैम। तो क्या प्राणायाम एक हॉबी है या लाइफस्टाइल का एक? लाइफस्टाइल का एक पार्टी बन गया है। पहले तो हॉबी थी, फिर बाद में लाइफस्टाइल का पहले हॉबी थी। यस मैम। आप प्राणायाम कौन कौन से करते हैं? मैम, मैं भ्रामरी प्राणायाम करता हूँ और अनुलोम विलोम करता हूँ। भ्रामरी के फायदे बताओ। भ्रामरी से स्मरण शक्ति का विकास होता है, और जो चिंता है वो नहीं होती है, बीपी वगैरह ये समस्याएं नहीं होती। भ्रामरी प्राणायाम करके बताओ। मैम, बिल्कुल, आप सोच लीजिए कि आप कर रहे हैं, आप डिस्क्राइब नहीं करें, करके बताएं। अच्छा, और इसके अलावा अनुलोम विलोम? यस मैम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, you, विश ma'am. यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।